नेटवर्किंग इसेंशियल चैप्टर नंबर 3। इसमें हम जानेंगे IPv6 के बारे में। इसके पहले मैंने नेटवर्किंग इसेंशियल चैप्टर नंबर 3 में IPv4 यानी आईपी एड्रेस के बारे में बताया था। तो उसमें मैं उस वीडियो में बताया था IPv4 क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल आईपी क्या होता है, लॉजिकल आईपी क्या होता है, IPv6 के क्या होता है, IPv कितने क्लासेस होते हैं, IPv4 में कितने क्लासेस होते हैं, IPv4 कितने प्रकार का होता है, पब्लिक आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी क्या होता है, बिट्स क्या होता है और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे IPv6। इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा IPv6 किसे कहते हैं और IPv6 की हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी और आईपी मैनेज कौन करता है और IPv6 कितने प्रकार के होते हैं, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, IPv क्या होता है और IPv6 को कैसे डिनोट करते हैं और लुकअप बैकअप आईपी क्या होता है। इस वीडियो में हम सारे इस टॉपिक पे बात करेंगे। बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट। स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और आईपी एड्रेस के लेटेस्ट वर्जन है जो कि सेम काम करता है IPv4 की तरह। एक उस नेटवर्क में एक सिस्टम को यूनिक आईपी यानी यूनिक एक नंबर देते हैं उस नेटवर्क को, उस नेटवर्क में उस सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए। और 128 बिट का होता है, 8 ऑक्टेट होते हैं, ईच ऑक्टेट में 16 बिट्स होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ बिट्स क्या होते हैं, ऑक्टेट क्या होते हैं और इसको डिनोट किया जाता है हेक्साडेसिमल में। और इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ी कि IPv4 जब हमारे इंटरनेट में आईपी एड्रेस की कमी होना स्टार्ट हुआ तो IPv6 की रिक्वायरमेंट पड़ी, जो दिसंबर 1995 में इसको डेवलप किया गया था। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि IPv4 में हमारा जो आईपी है ये आईपी एड्रेस है IPv4 में, जबकि IPv6 में हमारा ये आईपी एड्रेस फुल आईपी एड्रेस है। ये हमारा आईपी कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इसलिए IPv4 की डेवलप किया गया था ताकि आगे फ्यूचर में आईपी की कमी ना हो सके। अब IPv6 हम जब डिनोट करते हैं तो उसको कंप्रेस कैसे करेंगे, इसके मेथड के बारे में हम जानेंगे। पहला मेथड हमारा ये रहेगा, अगर हम ऐसे IPv6 के बारे में लिखते हैं, आपको मैंने बता चुका हूँ कि 8 ऑक्टेट होते हैं, यानी ये जो कोलन है ये कोलन एक सेपरेट करता है, एक ऑक्टेट है। एक ऑक्टेट ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऑक्टेट हो गया। ठीक है, जो कंटिन्यू स्टार्ट होता है 0 से, यानी एक ऑक्टेट में जब कंटिन्यू स्टार्ट होता है 0 से, जैसे ये है 0 से स्टार्ट हुआ है और 0 से ही खत्म है, 0 0 एक ऑक्टेट में 0 0 होता है, इसको हम कंप्रेस करके लिख सकते हैं। ऐसे हम कंप्रेस डबल कोलन में हम कंप्रेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2001 मैंने सेम टू सेम ऐसे ही लिख दिया, 2001 कोलन ABCD। ठीक है, उसके बाद जो 00 कोलन वाला है इसको मैंने कंप्रेस कर दिया हुआ है डबल डॉट से। ठीक है, डबल डॉट से। और उसके बाद हमारा आईपी है 12DA कोलन। अब इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि 0040 होगा तो हम 10 लास्ट में लिखना जरूरी होता है, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं। ये पहला मेथड है कि हमारा जो स्टार्ट 0 से होगा उसको डबल कोलन में हम कंप्रेस कर सकते हैं। मेथड 2, अगर हमारा कंटिन्यू यानी एक आईपी एड्रेस में यानी 2 कोलन में 0 0 आए, ठीक है, सेम उसी 0 0 आए, सेम उसी आईपी एड्रेस में कंटिन्यू 0 0 आए, जो सबसे पहले 0 आता है उसको हम कंप्रेस करेंगे। ठीक है, तो उसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि 2001 कोलन ABCD यानी ABCD। अब इसको हम कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो इसको कंप्रेस करके डबल डॉट में हम नोट कर सकते हैं। और ACDA। ठीक है, अब जो हमारा 0 0 होता है इसको हम सिंगल 0 में लिख सकते हैं।
0:0, यानी इस ऑक्टेट में जो 0 है उसको हम सिंगल 0 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी जो कोलन हमारा है, जो ऑक्टेट है, ये जो 0:0 ऑक्टेट, इसमें एक सिंगल 0 लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आईपी बचता है ADCA। ये मेथड 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम डिनोट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं IPv6 के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आईपी एड्रेस मैनेज कौन करता है। तो आईपी एड्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईना स्टैंड फॉर इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आईपी को मैनेज करता है और नेटवर्क पे स्मूथली नेटवर्क काम कर सके, इस पे ये काम करता है। सबसे पहले जब आईपी की इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई थी, उस टाइम आईना ने क्या किया था कि आईपी मैनुअली सब किसी को देकर और मेंटेन कर लेते थे। उस टाइम आईपी कन्फ्लिक्ट करने की कोई इशू नहीं थी। आईपी कन्फ्लिक्ट उसे कहते हैं कि एक नेटवर्क में सेम आईपी हो, उसको आईपी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। यानी सेम एक नेटवर्क में सेम आईपी नहीं होगा, अगर सेम आईपी होता है तो वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, वो सिस्टम नहीं चलता। तो उस टाइम क्या था कि हमारा आईना एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो मैनुअली एक पर्सन को आईपी दे रही थी। बट जैसे जैसे हमारे इंटरनेट की दुनिया बढ़ती गई, वैसे वैसे आईपी की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। आईना ने क्या किया, एक और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जिसका नाम दिया RIR। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आईना के काम के हिसाब से हम इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: डोमेन नेम, नंबर्स रिसोर्स, प्रोटोकॉल असाइनमेंट। अब डोमेन नेम किसे कहते हैं? जैसे आपने कभी सर्च किया होगा www.youtube.com, .org, .in, .co, जो एक्सटेंशन के बाद .co, .in, .org जो है एक्सटेंशन है, ये डोमेन नेम में आता है। और नंबर रिसोर्स यानी आईपी एड्रेस। ठीक है, प्रोटोकॉल के बारे में हम राउटर और स्विचिंग में पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल क्या होता है, आपको एक सिंपल तरह से बता देता हूँ कि एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम तक जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो कौन सी पाथ से जाएगा और कैसे किस तरह जाएगा, इंक्रिप्शन होके जाएगा, कैसे होके जाएगा, वो सब आता है प्रोटोकॉल में। तो आईना आपका RIR के बारे में बताया था। तो RIR स्टैंड फॉर रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, यानी उन्होंने क्या किया, एक लोकेशन के हिसाब से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को बांट दिया ताकि उस एरिया को उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि हमें एक आईपी चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को बांट दिया। यानी 5 ऑर्गेनाइजेशन बांट दिया उन्होंने। पहला है एपनिक, दूसरा तीसरा है एरन, और चौथा है एक्निक, 5वां है रिप NCC। ठीक है, ये हमारा 5 यूनियन है जो इस पे हम अगर आईपी हमें रिक्वायरमेंट होगी, हमें नहीं, जैसे हम T1, T2, T3 के बारे में बात करेंगे तब आपको पता चलेगा हम क्या बोल रहे हैं। तो आप जब उसकी आईपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आपको, यानी हमारे जो एरिया है इंडिया, वो एपनिक यूज़ करती है, वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि हमें एक आईपी चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए। वो आपको उस नेटवर्क से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आईना के पास जाएगा, वो अथॉरिटी आपको देंगे कि हाँ ये आईपी अप्रूवल है, वो आपको अप्रूवल दे सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम T1 किसे कहते हैं। T1, T2, T3 आपने नाम सुना होगा। T1 उसे कहते हैं जो समुद्र में सबमरीन केबल बिछाते हैं। जैसे समुद्र में सबमरीन केबल, यानी एक राज्य से दूसरी राज्य को जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ेंगे? वायर से जोड़ेंगे। वायरलेस के थ्रू जोड़ नहीं सकते क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम वायरलेस के थ्रू नहीं जोड़ सकते, हम वायर के ही थ्रू जोड़ेंगे। तो उस कंपनी होती है, उसको T1 यानी टायर 1 बोलते हैं, जो 104 कंपनी अभी इस वर्ल्ड में है जो समुद्र में सबमरीन केबल बिछाती है। जिसमें हम कुछ आपको एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे आपको एक नोट जियो भी है, और मैंने यहाँ पे आपको कुछ कंपनी का नाम शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो जियो है ना, जियो, वो भी आप T1 के नाम से बोल सकते हैं। वो भी समुद्र में सबमरीन केबल की
सबमरीन केबल बिछाती है, ठीक है। T2 किसे कहते हैं? T2 उसे कहते हैं जो सबमरीन केबल बिछाते हैं, उनसे वो आईपी लेते हैं, उसको बोलते हैं हम T2। यानी हम समुद्र में, जियो एक कंपनी है जो सबमरीन केबल बिछाती है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो एयरटेल है वो समुद्र में सबमरीन केबल नहीं बिछाती है, वो क्या करती है, जियो से आईपी लेती है और उसको आगे फॉरवर्ड करती है। एंड T3 क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ब्रॉडबैंड, लीजलैंड, आपने बहुत सारी कंपनियां की जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ISP है, जो प्रोवाइड कराते हैं, उसको T3 बोलते हैं। T3 यानी लीजलैंड हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, उसके बाद हम यूज करते हैं, ठीक है। जब हम ब्रॉडबैंड से जब हम कनेक्शन लेते हैं तब हम डाटा हमें मिल पाता है और उसको हम यूज कर पाते हैं। तो T1 जो समुद्र में सबमरीन केबल बिछाती है, T2 जो सबमरीन केबल बिछाती है उनसे आईपी लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, समुद्र में जियो कंपनी फाइबर केबल यानी सबमरीन केबल बिछाती है, T2 जियो से आईपी लेती है, ठीक है। तो वो T2 हो गया। और T2 क्या करती है, T3 को आईपी देती है, यानी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जैसे ब्रॉडबैंड, लीजलैंड, ये छोटा छोटा जो ISP है ना, इनको बोलते हैं T3। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से पता हो गया T1, T2, T3 क्या होता है। जैसे हम IPv4 में हम जैसे नोट कर पा रहे थे कि होस्ट कौन सा है और नेटवर्क कौन सा है, इसमें भी सेम वैसा ही काम है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि होस्ट कितने बिट का होता है और नेटवर्क कितने बिट का होता है। आप यहाँ पे देख पा रहेंगे एक टोकटेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जो नेटवर्क में 64 बिट है वो 3 बिट्स रिजर्व होता है आईना वाले के पास, और 29 बिट्स रिजर्व होता है RAR के पास, यानी RIR के पास। 16 बिट रिजर्व होता है ISP के पास, और 16 बिट्स आता है सबनेटिंग में, ठीक है। ये तो हमारा 64 बिट का होता है, हो गया। और 64 बिट जो होस्ट को होता है वो हम कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि एक ऑक्टेट में हम 16 बिट्स होता है और उसको डिनोट करते हैं 4 डिजिट से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट से डिनोट करेंगे, यानी 16 बिट्स होता है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इजकल टू 16, ठीक है। अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इसके पहले मैंने वीडियो में बता चुका हूं कि इसको 2 1 2 4 8 ये कैसे आया हुआ है IPv4 के यानी IP एड्रेस के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। बिट्स क्या होता है, बिट्स को कैसे डिनोट करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये मेरा है IPv6 का एक एड्रेस, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, मान ये रहा हमारा 2 को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 यानी 0010, ठीक है। ए को कैसे डिनोट करेंगे, ए को हम नंबर में कैसे नोट करते हैं, 10 को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1010, ठीक है। और बचा हमारा डी। अब डी को हम नंबर में कैसे 13 से, और 13 को हम बाइनरी में कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1101, ठीक है, 1101। एफ को कैसे डिनोट करेंगे, एफ को नंबर में हम डिनोट करेंगे 14, और 14 को हम क्या करते हैं, डिनोट बाइनरी में कैसे करते हैं, 1110, ठीक है। तो 110 एफ था, सॉरी, एफ यानी 15, ठीक है। 15 को हम डिनोट कैसे करते हैं, 111, ठीक है, 111। सेम उसी तरह 5 को हम कैसे डिनोट करते हैं बाइनरी में, तो 5 को डिनोट करते हैं 0101। बी को कैसे डिनोट करते हैं, बी को डिनोट करते हैं 1011, ठीक है।
और सी को भी सेम उसी तरह और ई को भी सेम उसी तरह। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हेक्साडेसिमल में रहा और ये हमारा बाइनरी में रहा। ठीक है, अब IPv4 के कितने प्रकार होते हैं? IPv4 3 प्रकार के होते हैं। यूनिक कास्ट किसे कहते हैं? 1 to 1 कम्युनिकेशन, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं डायरेक्टली। मल्टीकास्ट यानी मल्टीकास्ट में 1 to मल्टीपल। तो हम यूनिक कास्ट के बारे में पढ़ेंगे पहले। यूनिक कास्ट IP एड्रेस किसे कहते हैं और यूनिक कास्ट IP एड्रेस कितने प्रकार का होता है? यूनिक कास्ट IP एड्रेस 3 प्रकार का होता है। ग्लोबल यूनिकास्ट, यूनिक लोकल, लिंक लोकल। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि प्राइवेट पब्लिक IP क्या होता है। पब्लिक IP यानी सेम टू सेम जैसे हमारा IPv4 में था पब्लिक प्राइवेट, सेम उसी तरह इसमें भी है। जो ग्लोबल यूनिक IP है, IP एड्रेस है, वो आता है हमारा पब्लिक IP। पब्लिक IP किसे कहते हैं और प्राइवेट IP किसे कहते हैं? पब्लिक IP उसे कहते हैं जो हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं। ठीक है, प्राइवेट IP उसे कहते हैं जो लोकल एरिया में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे पहले ग्लोबल यूनिक कास्ट IP एड्रेस के बारे में। ग्लोबल यूनिक कास्ट IP हमारा स्टार्ट होता है 2 और 3 से। जब हमारा IP एड्रेस अगर IPv6 में स्टार्ट हो 2 और 3 से, तो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ग्लोबल यूनिक कास्ट IP एड्रेस है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 से स्टार्ट होता है, इट मीन्स ये ग्लोबल यूनिक कास्ट IP एड्रेस है। ठीक है, अब इसको हम डिनोट, शॉर्टकट में डिनोट ऐसे कर सकते हैं। मैंने इसको पहले बता चुका हूँ कि कैसे डिनोट करते हैं। यानी आप मान लीजिए यहाँ पे जो ऑक्टेट है कंटिन्यू 0 आ रहा है, 4 टाइम 0 है, तो इसको हम डबल डॉट में हम कंप्रेस कर सकते हैं और इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं। मैंने सेम ऐसी तरह नोट किया और इसको कंप्रेस करके डबल डॉट में कंप्रेस कर दिया। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं 1 to DA, 1 to DA लिख दिया। लास्ट में जो बचा हमारे पास 000, यानी ऑक्टेट में लास्ट में जो नंबर बचा हमारा 4 टाइम 0 है, तो इसको हम 1 टाइम 0 में डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब IP हमारा स्टार्ट हो 2 और 3 से, इट मीन्स ये हमारा ग्लोबल यूनिकास्ट IP एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही है कि ये 2 से स्टार्ट हुआ था और ये 3 से स्टार्ट होता है। इसको हम कंप्रेस करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम इसका रेंज है 2 से स्टार्ट होगा और ये ख़त्म होगा 2000 से स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा 3FFF तक। ठीक है, मैक्सिमम इसके रेंज है। यूनिक लोकल जो स्टार्ट होगा FC से और FD से स्टार्ट होगा। जो IP हमारा FC या FD से स्टार्ट होगा वो हमारा आएगा यूनिक लोकल IP एड्रेस में। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि FD से स्टार्ट हुआ है, ये हमारा आता है यूनिक लोकल कास्ट में, लोकल। ठीक है, यूनिक लोकल। अब इसको मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इसको कंप्रेस कैसे करेंगे, इसको डिनोट कैसे कंप्रेस करके लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये FD से स्टार्ट होता है और FC से स्टार्ट होता है। इसको कंप्रेस करके हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आता है लिंक लोकल जो IP स्टार्ट होगा FE80। आपको मैंने एक चीज़ बताना ही भूल गया था कि लिंक लोकल IP एड्रेस क्या होता है, कि जब हम सिस्टम अटैच करते हैं तो वहाँ पे एक ऑटोमेटिक IP मिल जाता है। आपने कभी भी एक सिस्टम अटैच कीजिएगा, वहाँ पे ऐसे कीजिएगा, विंडो आर करके CMD करके एंटर करके IP कॉन्फ्लिक्ट कीजिएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक IP शो होता है जो स्टार्ट होता है 169 से। सेम इसी तरह IPv6 में अपीपा, उसको अपीपा बोलते हैं, वही IP ऑटोमेटिक इसको असाइन हो जाता है और लिंक लोकल इसे बोलते हैं। अब लिंक लोकल जो स्टार्ट होगा FE80 से। ठीक है, FE80 से स्टार्ट होगा, यानी लिंक लोकल यानी अपीपा IP एड्रेस है और इसको ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करके लिख सकते हैं हम।
जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है हेक्साडेसिमल में, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसको बाइनरी में कैसे डिनोट किया जाएगा और इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कैसे डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको कमेंट में आपको रिप्लाई देना है और इसको भी सेम वही कैसे बाइनरी में इसको कन्वर्ट करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। Thank you so much for watching this video. Do not forget subscribe, share and like button. Thank you so much.